द चैप्टर इज सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और इसका वेटेज है 4 to 5। 4 to 5 इज द वेटेज। चलिए शुरू करते हैं सेट्स। सी सेट्स में ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी में आपने जो सीखा वही कॉन्सेप्ट्स है। ये सेट्स आसान है। पहले क्या है सेट? सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। दो तरफ से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म जो है वो सारे एलिमेंट्स को सेट मतलब फ्लावर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं, पर सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स नहीं रहते हैं बल्कि डेफिनेशन रहता है। डेफिनेशन क्या है? x, वेर x इज अ ओवल। ये डेफिनेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। x इज अ ओवल बोले तो सारे ओवल्स को लिखना होगा AEIOU। ये सेट बिल्डर फॉर्म देखने से आप बता सकते हैं उसका रोस्टर फॉर्म क्या है, बिल्ड कर सकते हैं सेट को। एंड ये याद करें, जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर यूज करना है, जब भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है विद इन द फ्लावर ब्रैकेट्स आपको यूज करना है स्मॉल लेटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, क्या मतलब है कार्डिनल नंबर का? जो सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज विद इन अ सेट। चलिए देखते हैं इसी सेट में कितने एलिमेंट्स है। कार्डिनल नंबर को n ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। n ऑफ a इज इक्वल टू 1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नल सेट। क्या है नल सेट? जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट को आप चाहे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये सिंबल 5 सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी फ्लावर ब्रैकेट्स या ऐसे। समझ में आ गया? कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट क्या है? 0, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब ये याद रखो, अगर किसी एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं, किसी सेट में एक ही एलिमेंट है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की जरूरत है आपको एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत भी है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स के सुपर सेट होते हैं। ओके, अब यू को ये के यूनिवर्सल सेट बोलना है तो ये में जितना भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स यू में भी रहना चाहिए और यू एक्सेस एलिमेंट्स कंटेन भी कर सकते हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हमें ये के साथ यूनिवर्सल सेट भी चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? u माइनस ए। u माइनस ए की मतलब क्या है? एलिमेंट्स इन u बट नॉट इन a। इसका मतलब ये है जो भी एलिमेंट्स u में है पर ये में नहीं है। आप देख सकते हैं 3 and 4 u में है पर ये में नहीं है, वो ही है ये कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? 3 and 4 u में है पर ये में नहीं है, वही है ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की मतलब क्या है? अगर दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स है तो उनको इक्वल सेट्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में भी 1 2 3 है, हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स की मतलब क्या है? अगर दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट सेम नहीं है बल्कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो दोनों को इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। मान लो कि ये 1 2 3 है, बी ए बी सी है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल इक्वल सेट्स, सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट भी है पर सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनाइट सेट पे। क्या है फाइनाइट सेट? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और क्या हो सकता है एग्जांपल इसके लिए? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर। इनफाइनाइट सेट है मतलब फाइनल नंबर क्या है पता नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। यूनियन ऑपरेशन। यूनियन का मतलब क्या है? एडिशन। मतलब दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना है, कंबाइन करके लिखना है, वो ही है यूनियन ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ए एंड बी
दोनों सेट में जो है एलिमेंट्स उसको कंबाइन करके लिखना है। अगर एलिमेंट से सेम है, मतलब 3 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 3 एंड 4 को एक ही बार लिखना है। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड इन सेट्स। सो 1 2 इसमें है 1 2 लिख दिया, 3 4 दोनों में है सो एक ही बार लिखना है, 5 इसमें है 5 लिख दिया, 6 7 है 6 7। सो कंबाइन करके लिखना है, वही है यूनियन। यूनियन को हम और भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? यह है यूनियन ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे। इंटरसेक्शन ऑपरेशन बोले तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसी को लिखना है इंटरसेक्शन में। सो इंटरसेक्शन का सिंबल है ये इंटरसेक्शन भी, इसको मैंने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया। सो आप देख सकते हैं सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट एक ही है, वो जो है 3। सो 3 है कॉमन एलिमेंट, वो है इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन सिंबल से लिख सकते हैं, नहीं तो एंड भी बोल सकते हैं, नहीं तो इनटू भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये माइनस बी, हमने देख लिया कि u माइनस ए क्या होता है, एलिमेंट्स इन u बट नॉट इन ए माइनस बी बोले तो एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ये एंड बी दिया हुआ है। अब अगर हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, जो एलिमेंट्स ए में है पर बी में नहीं है, सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, सो ए माइनस बी नल सेट होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, सो ए माइनस बी नल सेट है। अब पर बी माइनस ए क्या है, एलिमेंट्स इन बी बट नॉट इन ए, जो एलिमेंट्स बी में है पर ए में नहीं है, कौन सा है वो, 4। सो बी माइनस ए विल बी अ सिंगल टर्न सेट विच इज 4, whereas a minus b will be null set, b minus a will be 4। समझ में आ गया? नाउ फॉर एनी टू सेट्स, मैंने इसके बारे में आपको मतलब प्रोबेबिलिटी में बता दिया। फॉर एनी टू सेट्स, लेट्स ट्राई टू रिकॉल देम। जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन या इधर ए और बी या वन ऑफ देम पूछा गया है तो आपको यूनियन ऑपरेशन करना है। वहां पे प्रोबेबिलिटी के जगह मतलब वहां पे P होगा, यहाँ पे N होगा बस। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस B ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो यहाँ पे N ऑफ A एंड B विल बी N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। और सेकेंड फॉर्मूला जो वहां पे हमने डिस्कस किए, वहां पे हमने डिस्कस किए ओनली ए के लिए हमने क्या किया, यही मतलब एडिशन थ्योरम ही रेफरेंस है। सो इसको कैसे लिखना है, a माइनस बी या n ऑफ ए इंटरसेक्शन b डैश। सो इसका फॉर्मूला क्या है, इनमें से जहां पे भी ये है वो टर्म्स लिखना है, मतलब n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओनली a, ओनली b, ओनली वन के लिए जो एडिशन थ्योरम है वो रेफरेंस हो जाएगा। अब ओनली बी के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, n ऑफ b माइनस a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। इसका फॉर्मूला क्या है, ओनली b बोले तो यही एडिशन थ्योरम है, पर यहां से जहां पे भी b है वो टर्म्स लिखना है, n ऑफ b में b है और n ऑफ a इंटरसेक्शन b में b है। और बाद में क्या है, ओनली वन बोले तो ओनली ए या ओनली बी। उसका फॉर्मूला मैं प्रोबेबिलिटी में भी दिया था, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी में बस n की जगह p होगा बस। सो ये 2 सेट के लिए है। अब 3 सेट के लिए क्या बात है देखते हैं। फॉर एनी 3 सेट, जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन और either A और B और C, either A और B और C और one of them पूछा गया है तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। प्रोबेबिलिटी में P ऑफ A यूनियन B यूनियन C है, यहाँ पे n ऑफ A n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। सेम फॉर्मूला पर जहां पे भी P है वहां पे n लिखना है। सो n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ओनली ए के लिए इसी फॉर्मूला लिखना है, पर जहां पे भी ये है सिर्फ वो टर्म्स को लिखना है। सो n ऑफ ए प्लस नहीं है, n ऑफ माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इसमें ये है, और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c इसमें भी ये है, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इसमें भी ये है। ये ओनली a फॉर्मूला है। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर ओनली b एंड ओनली c। ओनली b
only C can be written same way. Then only one के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला दिया था, क्या था? P of A plus P of B plus P of C. So N of A plus N of B plus N of C. वहाँ पे 2 times P of A intersection B था, minus 2 times N of A intersection B यहाँ पे. वहाँ पे minus 2 times P of B intersection C था, so minus 2 of 2 into N of B intersection C है यहाँ पे. B intersection C minus 2 into N of A intersection C, finally plus the 3 into N of A intersection B intersection C. ये only one के लिए है. बाद में और एक चीज है, at least one for 2 sets. क्या हो जाएगा? It is N of A union B whole dash. See, at least one, तो N of A union B है. So जब भी आपको एटलीस्ट वन चाहिए, ऐसे A union B तो एटलीस्ट वन है फॉर 2 सेट्स, सो एटलीस्ट वन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी में क्या है? 1 माइनस नन. प्रोबेबिलिटी में 1 क्यों था? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि N of U है, यानी टोटल है. टोटल माइनस N of नन. नन का मतलब ये यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट. नन के मतलब ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल माइनस एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. दोनों सेम है. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या ये यूनियन बी होल डैश दोनों बराबर है डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से. अब एटलीस्ट वन फॉर 3 सेट, एटलीस्ट वन फॉर 3 सेट्स चाहिए, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू टोटल माइनस N of A यूनियन B यूनियन C होल डैश. अगर आपको नन चाहिए तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, एटलीस्ट वन को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, सेम फॉर्मूला ही हो जाएगा. समझ में आ गया सेट के ऊपर? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. बिफोर एग्जाम्पल विल सी द कॉन्सेप्ट. सबसेट क्या है, मतलब सबसेट का, अगर ये टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट A is a subset of B, अगर ये सेट B के सबसेट होना चाहिए तो A में जितने भी एलिमेंट्स है वो B में भी रहना चाहिए. A में जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है वो B में ही रहना चाहिए, तभी A को सबसेट ऑफ B बोलते हैं. ये सिंबल ऑफ सबसेट है. जो A में है ना वो सारे एलिमेंट्स B में भी रहना चाहिए, तभी A को B का सबसेट बोलते हैं और B को A के सुपरसेट बोलते हैं. ये सुपरसेट के सिंबल है. अगर ये B के सबसेट है तो B A के सुपरसेट है. समझ में आ गया? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स देखते हैं सेट्स के ऊपर. वो क्या है? एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself. किसी सेट अपने ही सबसेट ही है. और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट. एक नल सेट जो है वो किसी सेट का सबसेट है, और किसी भी सेट का हो उस सबसेट ही होगा. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स तो 2 पावर n है. जो n जो है यहाँ पे n नंबर ऑफ, मतलब n तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट चाहिए वो 2 पावर n माइनस 1. प्रॉपर सबसेट के लिए -1 करना है, टोटल सबसेट के लिए बस 2 पावर n करना है. चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सब मतलब पावर सेट. क्या है पावर सेट का मतलब? इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट. अब देखो 1 एंड 2 के सबसेट्स क्या है. सी ये 1 जो है एक सबसेट है 1 के, और 2 जो है वही सबसेट है. मतलब ये 1 जो है इसी का मतलब 1 जो है ए में है ना, ये सेट जो है वो ए में भी है, ये सेट जो है वो ए में भी है. ये सेट जो है, सी मैंने बताया किसी सेट जो है वो अपने ही सेट के सबसेट है, और नल सेट भी किसी सेट का सबसेट है. अगर ये सारे सबसेट्स को एक ही फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखे तो वो पावर सेट हो जाएगा. It's a set of all possible subsets. It is a set of all possible subset. अब चाहिए मैं और एक एग्जांपल दे दूंगा. ये भी है एक सेट का एलिमेंट्स. अब पावर सेट लिखना है तो कैसे लिखते हैं? पहला पावर सबसेट ये है, दूसरे सबसेट बी है, दूसरे सबसेट बी है, और तीसरे सबसेट्स a, b, और नेक्स्ट सबसेट द नल सेट. That's it. So all these are power set, subsets of that particular set. Set of all possible subsets is called as
दी पावर सेट। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। इसके प्रॉपर सबसेट पूछ रहे हैं, तो प्रॉपर सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n माइनस 1। कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है, सो 2 पावर 8 माइनस 1। अगर क्वेश्चन टोटल सबसेट्स होंगे तो 2 पावर n है बस। So 2 power n, type 2, pressing to keep on pressing equal until the counter number is 9 minus 1 करें, so आपको 255 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, तो बस 2 पावर n होगा। कितने एलिमेंट्स है, 4, सो 2 पावर 4, सो आंसर इज 16। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरसेक्शन ई डैश, ये इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू व्हाट। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक सेट को मानना है, ज्यादा एलिमेंट्स मत ले लो, बस 2 एलिमेंट्स ले लो ए। हमें ई डैश भी चाहिए, पहले ई ले लेते हैं। ई क्या है, ए के सुपर सेट है। सुपर सेट बोले तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो ई में भी होना चाहिए, और चाहे तो ई में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकता है। मैं ई को 1 2 3 मान लिया। अब ये ई जो है इसको यू भी मान सकते हैं, मतलब वो यूनिवर्सल सेट भी मान सकते हैं। अब बताओ हमें क्या चाहिए, ई डैश चाहिए। ई डैश का मतलब क्या है, u माइनस ई। यहाँ पे देखो u भी ई है और u एंड ई दोनों इक्वल है। इक्वल सेट के डिफरेंस नल सेट होगा, इक्वल सेट के डिफरेंस नल सेट होगा। अब हमें ये इंटरसेक्शन ई डैश चाहिए। अब देखो सेट ये और ई डैश मतलब नल सेट। नल सेट एंड किसी सेट के बीच में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं है, वो नल सेट ही रहेगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में आ गया। सो ए को मानो, मतलब यूनिवर्सल सेट, या ई को मानो, ऑब्वियसली 1 एलिमेंट ज्यादा दिखाओ, और ई डैश चाहिए, वो u माइनस ई है। u और e दोनों बराबर है, u इज इक्वल टू ई, तो दोनों सेट के डिफरेंस क्या होगा, नल सेट होगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटरसेक्शन नल, अभी अभी हमने देखा ये इंटरसेक्शन नल, नल और ए के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, सो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनियन ए डैश। सो पहले ये मान लेते हैं, ए को 1 2, और ई चाहिए, ई को मान लेते हैं 1 2 3, और ई को ही हम यू लेना चाहिए क्योंकि वो सुपर सेट है और वो ही यूनिवर्सल सेट है। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या है, u माइनस ए। u माइनस ए बोले तो एलिमेंट्स इन u बट नॉट इन ए। जो u में है पर ए में नहीं है, वो सिर्फ 3 ही है। हमें क्या चाहिए, ये यूनियन ए डैश। ये में 1 2 है, ए डैश में 3 है, अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो 1 2 3 है। और ये क्या है, 1 2 3 बोले तो ई है ना, ई नहीं तो यूनिवर्सल सेट। ऑप्शन बी सही है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आई इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट है, और ई जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेट है। अब कौन से मतलब किस सेट का सबसेट है वो निकालना है, वो फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनो, अगर ऐसे है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्या आप बोल सकते हैं ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, नहीं है, पर ऑल इक्विलैटरल विल सैटिस्फाई द कंडीशन फॉर आइसोसेलेस। क्योंकि आइसोसेलेस का मतलब क्या है, 2 सेट्स मतलब 2 साइड्स सेम रहेंगे, है ना, पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सारे साइड्स मतलब तीनों साइड्स इक्वल रहना चाहिए, है ना। आइसोसेलेस के लिए 2 साइड्स इक्वल रहना चाहिए, पर इक्विलैटरल के लिए तीनों साइड्स इक्वल रहना चाहिए। आप ऐसे बोल नहीं सकते कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, पर ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस। सो पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, इक्विलैटरल बोले तो क्या है, ई, यहाँ पे ई दिया है मतलब, एंड आइसोसेलेस बोले तो क्या है, आई। सो पहला जो है और दूसरा जो है बीच में सबसेट का सिंबल लिखो। सो ई इज अ सबसेट ऑफ आई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। मैं आपको और एक क्वेश्चन देना चाहता हूं इसके ऊपर। आई इज अ सबसेट ऑफ, आई इज अ सेट ऑफ ऑल positive integers. I is a set of all positive integers. N is a set of all natural numbers. Then option A, I subset of n. Option B, n subset of I. Option C, n is equal to I. Option D, none. क्या सही है?
सी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यस और नो? इंटीजर्स में पॉजिटिव है, जीरो है, आई मीन अगर पूरे इंटीजर्स लेंगे तो 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 सारे इंटीजर्स है, पर पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ही है. So all positive integers are nothing but what? Natural number C है. So C is equal to C n is equal to I is the right answer. अगर क्वेश्चन में I is a set of natural numbers, n is a set of natural, I mean I is a set of integers, sorry, I is a set of integers, n is a set of natural numbers. अब क्या होगा? कौन सा है, किसका सबसेट है? सी ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, करेक्ट? पर ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स. अब पहला वर्ड क्या है? नेचुरल नंबर्स बोले तो n है, दूसरा वर्ड क्या है? इंटीजर बोले तो I है. दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सबसेट. समझ में आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन 2 सेट्स एंड 3 सेट्स. सो क्या है? आउट ऑफ 3 मेंबर्स इन अ फैमिली 21 लाइक टी, 24 लाइक कॉफी. ओके, 30 मेंबर्स है. 21 जो बंदे हैं वो कॉफी को, टी को लाइक करते हैं, और 24 कॉफी को लाइक करते हैं. अगर इन दोनों का सम ले लेते हैं 45 हो गया है ना. बस टी को लाइक करने वाले और कॉफी को लाइक करने वाले हैं. अगर सम कर लेते तो 45 मिल जाता है. अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखें तो 30 है. सो 15 एक्स्ट्रा आ रहा है. क्यों 15 एक्स्ट्रा आ रहा है? वो 15 जो बंदे हैं वो कॉफी को भी लाइक करते हैं और टी को भी लाइक करते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है. सो क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी मेंबर्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी? सो 15 लोग बोथ कॉफी एंड टी को लाइक करते हैं. मतलब फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है. समझ में आ रहा है ना? सो टोटल मतलब ऐड करें तो 45 आ रहा है, पर कितने मेंबर्स है? 30 सी है, पर एक्स्ट्रा कितने आ रहा है? 15 आ रहा है. वो 15 कौन है? जो कॉफी एंड टी दोनों को लाइक करते हैं ना, वो ही है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एग्जाम्पल 2. जब भी क्वेश्चन लेंदी है सो पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, बस फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट. एटलीस्ट 1 बोले तो क्या है? यूनियन है. कितने सब्जेक्ट्स है यहाँ पे? अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है. सो एटलीस्ट 1 बोले तो n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c. आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है एग्जाम में, बस फॉर्मूला के अनुसार वैल्यूज को फीड करते जाओ. कितने लोग अकाउंट्स में पास हुए? 65, टाइप 65 प्लस कितने लोग सेकंड सब्जेक्ट में पास हुए? 50 प्लस कितने लोग थर्ड सब्जेक्ट मतलब मैथ्स में पास हुए? 80. अब दो सब्जेक्ट कॉमन में कितने पास हुए? 20 इन बोथ अकाउंट्स एंड मैथ्स, सो -20 minus 25 in both maths and economics, so -25 minus 45 in both accounts and economics, so -45. अब 50 students in all बोले तो उसको ऐड करना है, so +15. इंटरसेक्शन ऑफ टू चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 को ऐड करना है. सो आंसर कितना आएगा? 120. आ गया समझ में? सो 65 प्लस 50 प्लस 80. इंटरसेक्शन ऑफ टू थिंग्स को कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट करते जाओ. -20 -25 -45, फाइनली ऑल ऐड करना है +15. आंसर 120. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश ओनली बट नॉट इन मैथ्स. कितने सब्जेक्ट्स है यहाँ पे? इंग्लिश एंड मैथ्स. अगर ओनली इंग्लिश बोले तो क्या है? ओनली 1. मतलब ओनली, मतलब अगर आप इंग्लिश को ये मानोगे एंड मैथ्स को बी मानोगे, इसका मतलब क्या हुआ? ओनली ए हो गया. ओनली ए का फॉर्मूला क्या है? दो सेट में ओनली ए का फॉर्मूला, ए यूनियन बी फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है. उसमें क्या है बताओ? जहां पे भी ये है मतलब ये n ऑफ ए में ये है, और कहां पे ये है? -n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ये है. सो बस वो दो टर्म को यूज करना है. ये का मतलब क्या है? इंग्लिश. कितने लोग इंग्लिश में पास हुए? 30. और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने लोग इंग्लिश एंड मैथ्स में पास हुए? 15 ऑफ देम पास्ड इन बोथ, मतलब -15. सो आंसर कितना? 15.
सो ये फॉर्मूला कैसे कहां से मिला आपको? एडिशन थ्योरम से मिला। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली ये बोले तो जहां पे ये टर्म्स है उसी को लेना है बस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक बट नॉट इन फोटोग्राफी एंड स्विमिंग। मतलब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स है, म्यूजिक, फोटोग्राफी एंड स्विमिंग। सो आपको ओनली म्यूजिक चाहिए, मतलब ओनली म्यूजिक। म्यूजिक पहला है ना, यहाँ पे म्यूजिक पहला है, फोटोग्राफी दूसरा है एंड स्विमिंग तीसरा, मतलब ABC। सो ओनली म्यूजिक चाहिए, मतलब ओनली ए चाहिए। जब आपको ओनली ए चाहिए, 3 सब्जेक्ट्स है तो 3 सब्जेक्ट है तो क्या करोगे? वो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर्मूला लेना है, पर उसमें जहां पे भी ए है वो लेना है। सो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब जहां पे भी म्यूजिक है वो वाले टर्म्स लेना है। एन ऑफ ए कितने म्यूजिक में इंटरेस्ट है? 200। और म्यूजिक कहां पे है? म्यूजिक कहां पे है? म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, इसको इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, -80। म्यूजिक कहां पे है? और 16 बोथ म्यूजिक एंड स्विमिंग, सो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब सारे में जो कॉमन है उसको 20 इन ऑल उसको ऐड करना है, +20। सो आंसर कितना आएगा? 80। आ गया समझ में? सो म्यूजिक में 200, सो +200 एंड ये इंटरसेक्शन भी, मतलब म्यूजिक एंड कुछ, मतलब ऑर्डर की जरूरत नहीं है। म्यूजिक एंड स्विमिंग में कितने हैं? म्यूजिक एंड फोटोग्राफी में कितने हैं? 80, उसको सब्ट्रैक्ट ही करना है, सो -80। म्यूजिक एंड स्विमिंग में कितना है? 60, उसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। और फाइनली 20 इन ऑल उसको ऐड करना है एज पर द फॉर्मूला, सो 80 मिलेगा आंसर। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बेस है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 2 सेट्स। मान लो कि ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1,2 एंड b दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2,3। अब देखो पेयरिंग बनाना चाहिए, वही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि 1 जो है 1 2 के, मतलब ये और ये पेयर हो सकता है 1,2, और 1 3 से भी पेयर हो सकता है 1,3, और 2 2 से पेयर हो सकता है 2,2, और ये 2 जो है वो 3 से भी पेयर हो सकता है 2,3। सो पेयरिंग पहले सेट और दूसरे सेट के बीच में होगा। अब उसी सेट में खुद के एलिमेंट से, मतलब पेयरिंग नहीं है। पेयरिंग हमेशा वन सेट से वन सेट तक। सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? इट्स अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर। सो 1,2, 1 का पेयर 3 से भी बन सकता है 1,3, एंड 2 का पेयर 2 से बन सकता है, सो 2,2। ये 2 का पेयर 3 से बन सकता है 2,3। ये है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ में आ गया? ओके चलिए देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज सिंपली n ऑफ a इंटू n ऑफ b। सो मान लो कि ये इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है, b इज इक्वल टू 5 6 7 दिया है। n ऑफ a में कितना एलिमेंट्स है? 3 है, और b में कितना एलिमेंट्स है? 3 है। अब क्वेश्चन n ऑफ a क्रॉस b पूछा है, तो आपको a क्रॉस b फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि n ऑफ a इंटू n ऑफ b कर दीजिएगा। सो 3 इंटू 3 9। सो 9 पेयरिंग्स रहेंगे a क्रॉस b में। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं रिलेशंस पे। क्या है रिलेशंस? रिलेशन बेसिकली जो है वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका सबसेट है। सबसेट बोले तो सारे पेयरिंग हो सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि पूरे से पूरे मतलब सारे पेयर्स रहने की कोई जरूरत नहीं है। सो सबसेट है बस। सो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ऑल पॉसिबल पेयरिंग्स है, पर रिलेशन में पूरे पेयरिंग्स होने की जरूरत नहीं है, वो कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है ना? सो इसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब चलिए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो एग्जाम में आ सकता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1,2,
b इज इक्वल टू 3,4। अब नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन a टू b इज 2 पावर n ऑफ a। n ऑफ a मतलब कितने एलिमेंट्स है? 2। n ऑफ b मतलब b में कितने एलिमेंट्स है? 2। सो ये होगा 2 पावर 4 which is 16. So a common could be a possible question in the exam, number of relations from a to b। आ गया समझ में? समझ में आ गया? प्लीज पास द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सो रिलेशन में क्या क्या टाइप्स होंगे वो देख लेते हैं। रिलेशन में 3 तरीके की रिलेशंस होते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको ये देखना चाहिए, मान लो कि सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 है और रिलेशन दिया हुआ है ए टू ए, ये रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या है ना, ये रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या है ना, पहला सेट भी ये है और दूसरा सेट भी ये ही है। सो पहला सेट को हम डोमेन बोलते हैं और दूसरे सेट को को डोमेन बोलते हैं। पहले सेट को डोमेन, दूसरे सेट को कोडोमेन। मान लो कि सेट में जो दिया हुआ है 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, ओके। मान लो कि इतना पेयर्स है, इतना पेयर्स है। सो एक्चुअली कितने पेयर्स हो सकते हैं? एज पर द कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 into 3 9 पेयर्स हो सकता है, पर ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इतना पेयर्स है तो वो कार्टेशियन रिलेशन ही है। सो रिलेशन को क्या बोलते हैं? वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उतने होने की जरूरत नहीं है रिलेशन में, वो सबसेट है बस। अब देखो, सेट ए के एलिमेंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। फॉर ये बिलोंग्स टू ये सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू है। अगर स्मॉल ए के मतलब क्या है? एलिमेंट। किसी एलिमेंट ये में है, ये बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है? अगर किसी एलिमेंट ये में है, आप देख सकते हैं 1 ए में है ना, 1 का रिफ्लेक्शन रिलेशन में होना है। मतलब अगर 1 सेट ए में है, ये सेट है एक्चुअली, अगर 1 सेट ए में है, क्या रिलेशन में रहना चाहिए? 1,1 रिलेशन में होना चाहिए। क्या रिलेशन में 1,1 है? अब बस इतना ही है नहीं। सो सेकंड एलिमेंट देखो 2 है, अगर 2 है तो रिलेशन में क्या होना चाहिए? 2,2 ही रहना चाहिए। 2,2 है, यस। और ये भी चेक करना चाहिए कि 3 के लिए भी, 3 के लिए भी रिफ्लेक्शन है या नहीं है। अगर एलिमेंट 3 है तो 3,3 रिलेशन में रहना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ गया? अगर ये पेयर नहीं दिया होता तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाता? नहीं, क्योंकि वो थर्ड एलिमेंट 3 जो है उसके लिए रिफ्लेक्शन नहीं है। कहां पे? रिलेशन में। वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनता है। सो सारे एलिमेंट जो एलिमेंट्स ए में दिया हुआ है, उन सारे एलिमेंट्स के लिए रिफ्लेक्शन रिलेशन में होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ओके अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको नंबर ऑफ मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। सेट ए के एलिमेंट्स को देखने की जरूरत कब पड़ेगा आपको? जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तभी आपको सेट ए की एलिमेंट्स देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। सेट ए के एलिमेंट्स देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। कब? व्हेनेवर मतलब रिफ्लेक्स सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव रिलेशन पूछा जाए तो सेट ए की एलिमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है रिलेशन में स्ट्रेट अवे। अगर रिलेशन में ए कमा बी है, वेयर ए एंड बी आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर रिलेशन में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है एज अ पेयर, ए कमा बी है, तो उसी रिलेशन में बी कमा ए भी रहना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक है। मान लो कि ये कुछ भी हो, 1,2,3 लिख दिया मैंने। अब रिलेशन में देखो 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,2, 3,3, 2,3, इतना पेयर्स है। अब मुझे आपको ये बोलना है कि सेट ए के एलिमेंट्स को कब देखना है? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करने के लिए सेट ए एलिमेंट्स, इन सारे एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव पहले ही पता है। सो 1 के लिए रिफ्लेक्शन है, हाँ है।
टू के लिए रिफ्लेक्शन है, हाँ इट इज देयर। और थ्री के लिए रिफ्लेक्शन है, यस इट इज देयर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस इट इज रिफ्लेक्सिव है। अब क्या देखना चाहिए? फॉर एनी, अगर ए कमा बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, देख सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स, 1,2 को ही मानना चाहिए, 1,1 को ए कमा बी मान नहीं सकते हैं। ओके, अब अगर 1,2 रिलेशन में है, ए कमा बी रिलेशन में है, और क्या रहना चाहिए रिलेशन में? बी कमा ए रिलेशन में होना चाहिए। 1,2 है और 2,1 भी है, सो ये सिमेट्रिकलिटी दिखाई दे रहा है। पर 1,2 के अलावा और कोई एलिमेंट्स है ताकि दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है? यस, विच इज ए कमा बी, विच इज 2,3 कुड बी 1 2 आई मीन ए कमा बी। अगर 2,3 है तो और क्या होना चाहिए? 3,2 भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रहेगा। अब अगर ये 2,3 नहीं है तो क्या ये सिमेट्रिक बनेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर 1,2 है तो 2,1 होना है। अगर 2,3 नहीं है, 3,2 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? हो गया। अब ये एंड बी आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ये याद रखना चाहिए। क्या ये सिमेट्रिक बन गया? यस। अगर इसके साथ 2,3 होता, 3,2 नहीं होता तो सिमेट्रिक नहीं है। सो बाद में देखते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन ट्रांसिटिव रहना चाहिए, आपको दो पेयर्स पिक करना है। कहां से? रिलेशन से। वो दो पेयर कौन कौन से है? पहले ए कमा बी है, दूसरे बी कमा सी है। याद में रख लीजिएगा, इसमें ई बी जो है, इसमें वही बी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ए कमा बी एंड बी कमा सी दो डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब ए पेयर में ए कमा बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए। ए पेयर में बी कमा सी, मतलब बी एंड सी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स रहना चाहिए, पर ये दोनों भी सेम ही रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन में और क्या रहना चाहिए? ए कमा सी रिलेशन में रहना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहूंगा। वो एग्जाम्पल के जरिए आप रिफ्लेक्सिव भी चेक कर सकते हैं, सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं, और ट्रांसिटिव भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सेट ए एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और रिलेशन के पेयरिंग्स है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 1,2 2,1। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? वेरी गुड। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 के लिए 4,4 रिलेशन में नहीं है। 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए मतलब रिफ्लेक्शन है, 4 के लिए रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिकलिटी चेक करते हैं। क्या है सिमेट्रिकलिटी का मतलब? क्या है सिमेट्रिकलिटी का मतलब? अगर किसी दो एलिमेंट्स एज इन द पेयर इट इज प्रेजेंट, मान लो कि ये ए और ये बी, अगर ये 1,2 है तो 2,1 होना जरूरी है। सो क्या ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है? यस इट इज सिमेट्रिक। अगर इसके साथ 2,3 होता तो वो 3,2 नहीं होता तो वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसिटिव चेक करते हैं। हमें दो पेयर्स को पिक करना है। कहां से? रिलेशन से। वो दो पेयर में से दोनों पेयर में दो दो एलिमेंट्स जो रहते हैं वो डिफरेंट रहना चाहिए। अब ये देखो, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसको ए कमा बी मान सकते हैं। और बी कमा सी क्या है? ऑब्वियसली बी कमा सी यही होना चाहिए, क्योंकि जिसमें बी 2 है इसमें भी बी 2 ही होना चाहिए। और सी कुछ अलग सा, ये दोनों देख सकते हैं आप, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। अब देखो, ए कमा बी है और बी कमा सी है। अब ए कमा सी है रिलेशन में, ए कमा सी क्या है? 1,1 1,1 रिलेशन में है या नहीं? 1,1 है रिलेशन में, देयरफॉर ये ट्रांसिटिव है। समझ में आ रहा है? ये ए कमा सी है, ये 1,1 है रिलेशन में, सो वो ट्रांसिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? सो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है, पर ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करना है और ट्रांसिटिव भी सेटिस्फाई करना है, पर सिमेट्रिक सेटिस्फाई नहीं करना है। अगर ऐसा है तो उसको पार्शियल ऑर्डर या पार्शियली सिमेट्रिक बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है?
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। 1, 2, 3 आर द एलिमेंट्स इन सेट ए, ये रिलेटेड टू ए, डोमेन सेट एंड कोडोमेन सेट दोनों सेम है। अब मुझे ये बताना है कि कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले एलिमेंट्स चेक करना है सेट ए का। 1 है, 2 है, 3 है। सो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। क्या यह रिफ्लेक्सिव है? यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिकलिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिकलिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिकलिटी के लिए किसी पेयर पिक करना है, वो पेयर में दो डिफरेंट एलिमेंट्स रहना चाहिए। ए कमा बी है, 1, 2 है, तो क्या होना चाहिए रिलेशन में? 2, 1, बी कमा ए होने की भी जरूरत है। सो बी कमा ए है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है ऐसे ताकि वो पेयर में दो एलिमेंट्स डिफरेंट है। बस ए कमा बी है तो बी कमा ए है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमें दो पेयर्स की जरूरत है। कौन कौन से है? पहले ए कमा बी, ए कमा बी दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, और जो बी है यहाँ पे उसी को उस वही टर्म होना चाहिए बी के जगह इन बी कमा सी ऑल्सो। विच वन आई कैन टेक इट एज बी कमा सी? Definitely 2, 1 only. You can see 2 and 2 the same number should be. Now अगर b कमा c है तो a कमा c देख सकते हैं। What is a कमा c? 1, 1। क्या 1, 1 है? क्या 1, 1 है? हाँ 1, 1 is there. Therefore it is transitive. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तीनों के लिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए। क्या है? 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्यों? क्यों? 3, 3 नहीं है। अब सिमेट्रिकलिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिकलिटी चेक करते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है? ए कमा बी है, बी कमा ए भी है। इसके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं है जहां पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सो ये सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांसिटिव है? किसको हम ए कमा बी मान सकते हैं? इसको ये, इसको बी, और बी कमा सी इसी को मान सकते हैं। और ए कमा सी क्या है? 1, 1, ये ए कमा सी है। सो ये ट्रांसिटिव है। अगर इसके साथ 2, 3 होता, क्या ये सिमेट्रिक हो जाता? नहीं। क्यों? 3, 2 नहीं है। क्या ये ट्रांसिटिव हो जाता? देखो ए कमा बी हमने 1, 2 मान लिया। अब बी कमा सी चाहे 2, 1 भी हो सकता है, 2, 3 भी हो सकता है। इसको हम बी कमा सी मान सकते हैं ना, क्योंकि बी तो 2 ही है ना। अगर ऐसा है तो ए कमा सी बोले तो 1, 3 रिलेशन में होना चाहिए। क्या अब ये ट्रांसिटिव हो जाएगा? 1, 3 है ही नहीं, सो ऑब्वियसली ये ट्रांसिटिव ही नहीं बनेगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा अगर उसमें 2, 3 होता तो। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद में रखो, मैं कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाला हूं। नोट्स के जरिए याद में रखें कि सो मैं कन्वेंशनली सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि इसके लिए ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं आपको नोट दे देता हूं। जब भी रिलेशन इज परपेंडिकुलर दे देते हैं वो हमेशा के लिए सिमेट्रिक है। जब भी रिलेशन में इज पैरेलल दे देते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब भी रिलेशन में इज लेसर देन और इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन और इज ग्रेटर देन दिया है तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। ओके, इज परपेंडिकुलर तो पता चला आपको वो सिमेट्रिक है। जब भी क्वेश्चन में has a same father और mother और sister और brother, अगर ऐसे क्वेश्चन है as same father as sister as same father as same sister as same brother as, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इतना याद है आपको, इज लेसर देन और इज ग्रेटर देन दोनों ट्रांसिटिव रिलेशन है। is parallel is equivalence relation है। as same father as और as same mother as और as same sister as वो equivalence relation है। पर perpendicular जो है वो symmetric relation है। बस इसको नोट कर दीजिएगा और याद रख लीजिएगा बस। so please pass the video to note this। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो यहाँ पे हमें चेक करना है ये कौन सा रिलेशन है। यहाँ पे दिया गया है सिमेट्रिक है, सो सिमेट्रिक है ही है ना। अब पहले चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1 2 3 है, सो 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। 1,1 है, 2,2 है, 2,3 नहीं है, सो क्या है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। पर क्या ये ट्रांसिटिव है? ए कमा बी है, बी कमा सी है, ए कमा सी भी है, सो ये ट्रांसिटिव है। सो इट इज ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन बी सही आंसर। इज स्मॉलर देन, मैंने बता दिया, इज लेसर देन, इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन, वो ट्रांसिटिव रिलेशन है। सो ये रहा रिलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं फंक्शन पे। यस, क्या है फंक्शन? याद में रख लीजिएगा, किसी एक रिलेशन, सी फंक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिलेशन ओनली, पर किसी रिलेशन फंक्शन होना चाहिए तो हर एक डोमेन एलिमेंट जो है ना, डोमेन एलिमेंट मींस फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर is domain element, domain element. Second element will be, second element in each ordered pair will be codomain element, codomain element. So याद में रखे, सारे डोमेन एलिमेंट्स को इमेजेस मतलब पेयरिंग होना चाहिए, सारे डोमेन एलिमेंट्स को पेयरिंग होना चाहिए। और कोई डोमेन किसी डोमेन एलिमेंट का एक से ज्यादा पेयर नहीं होना चाहिए, किसी डोमेन एलिमेंट का एक से ज्यादा पेयरिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है फंक्शन और रिलेशन फंक्शन है। सो सारे डोमेन एलिमेंट्स का पेयरिंग होना चाहिए, सारे डोमेन एलिमेंट्स का पेयरिंग होना चाहिए, और किसी डोमेन एलिमेंट्स को मोर देन वन पेयर नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। ये डोमेन एलिमेंट है, ये कोडोमेन एलिमेंट है। ओके, ये डोमेन एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है वन का पेयर तो हो गया, अब वन का पेयर और एक पेयर हो रहा है, सो वो नहीं हो सकता है, वन का और एक पेयर नहीं हो सकता है। ये रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ रहा है? अब ये दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। 1 2 3 4 डोमेन एलिमेंट्स कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, डोमेन एलिमेंट्स कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब वन के जगह कहीं पे, मतलब डोमेन के जगह कहीं पे वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या है? सारे डोमेन एलिमेंट्स का इमेज होना जरूरी है, मतलब पेयरिंग होना जरूरी है, और मोर देन वन डोमेन एलिमेंट मतलब जो है वो उसका दो पेयर्स या वन से ज्यादा पेयर्स नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा पेयर्स नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं वन वन फंक्शन क्या है। सी टाइप्स ऑफ फंक्शन देखना चाहिए। वन वन फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन, सी सारे डोमेन एलिमेंट्स का पेयरिंग तो होना चाहिए, वो फंक्शन है। और सो क्या है? हर एक डोमेन एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, मतलब डिफरेंट पेयर्स है, तभी उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। जब हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है या डिफरेंट इमेज है, तभी उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। सो जब भी आप वन वन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आपको डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहिए। मान लो कि 1 2 3 है, ये 1 2 3 4 है, 1 का इमेज 2 3 है, 2 का इमेज 1 है, और 3 का इमेज 4 है। अब देख सकते हैं कंडीशन क्या है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। हर एक डोमेन एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए। 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, और 3 की इमेज जो है वो 4 है। सो डिफरेंट इमेजेस तो बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये वन वन फंक्शन है। समझ में आ रहा है? अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है? सी ऑन टू फंक्शन के लिए आप कोडोमेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। सारे कोडोमेन एलिमेंट्स को डिफरेंट पेयरिंग होना चाहिए, सारे कोडोमेन एलिमेंट्स को डिफरेंट पेयरिंग होना चाहिए। मान लो कि 1 2 3, यहाँ पे 1 2, 1 का पेयर 2 है, और 1 का पेयर 3 है, और 2 का पेयर 2 है। अब देखो यहाँ पे सारे कोडोमेन एलिमेंट्स 1 एंड 2 के डिफरेंट प्री इमेजेस बन रहा है, क्योंकि देखो आप 1 के जो प्री इमेजेस है 1 एंड 3 है, पर 2 के प्री इमेज 2 है, सो 1 एंड 2 के प्री इमेजेस डिफरेंट ही है। सो ये ऑन टू फंक्शन है।
सो जब भी आप वन वन फंक्शन के हिसाब से देखते हैं, डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, सभी डोमेन एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेजेस हो रहा है, होना चाहिए। क्या ये, अगर आप वन वन चेक करें इसको, क्या ये वन वन फंक्शन है? नहीं। क्यों बोलो? देख सकते हैं आप, 1 और 3 के एक ही इमेज, एक ही पेयर हो रहा है, 1 और 3 का एक ही पेयर हो रहा है। सो 1 1 होना चाहिए तो 1 और 3 के डिफरेंट डिफरेंट पेयरिंग होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए, तभी वो 1 1 फंक्शन है। ये 1 1 नहीं है, बल्कि ये ऑन टू है। समझ में आ रहा है? अगर किसी फंक्शन ऑन टू नहीं है, उसको हम इनटू बोलते हैं। आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं। क्यों ऑन टू नहीं है? सारे कोडोमेन एलिमेंट्स को डिफरेंट प्री इमेजेस बनना है, डिफरेंट पेयर्स बनना है। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट 2 के लिए कोई पेयर ही नहीं है। सो क्या ये ऑन टू है? नहीं। ये 1 1 है, पर ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। सो जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको हम इनटू बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको हम इनटू बोल सकते हैं। अब देखते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 सेटिस्फाई करता है और ऑन टू को भी सेटिस्फाई करता है, उसको 1 1 एंड ऑन टू बोलते हैं, उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। सो देखो यहाँ पे डोमेन सेट एंड कोडोमेन सेट। डोमेन सेट में ए बी सी है मानो, और कोडोमेन सेट में 1 2 3 है मानो। ओके, अब देख सकते हैं आप, ए का इमेज 2, बी का इमेज 3, सी के इमेज 1। क्या ये 1 1 फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए आपको डोमेन से चेक करना है, सारे डोमेन एलिमेंट्स का डिफरेंट पेयरिंग होना चाहिए, है या नहीं? डेफिनेटली है। 1 का इमेज डिफरेंट है, ए का इमेज डिफरेंट है, बी का इमेज डिफरेंट है, सी का इमेज डिफरेंट है। सो ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या चेक करना है? कोडोमेन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है, सारे कोडोमेन एलिमेंट्स का डिफरेंट प्री इमेजेस बन रहा है। सो ये ऑन टू भी है। 1 1 एंड ऑन टू आ गया समझ में? सो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी वन फंक्शन, क्या मतलब मेनी वन फंक्शन का? अगर मोर देन वन डोमेन एलिमेंट के इमेज सेम है तो उसको हम बोलते मेनी वन फंक्शन। मैं आपको दिखाई दूंगा यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 1 2। तो देखो यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 1 है। आप देख सकते हैं 1 एंड 3 के इमेजेस सेम है, 1 एंड 3 के इमेजेस सेम है। सो देख सकते हैं मोर देन वन डोमेन एलिमेंट के इमेज सेम है, सो उसको बोलते हैं हम मेनी वन फंक्शन। सी मेनी वन के साथ आप ऑन टू भी लिख सकते हैं या इनटू भी लिख सकते हैं। क्या ये ऑन टू है या इनटू है? सारे कोडोमेन एलिमेंट्स को डिफरेंट प्री इमेजेस बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। सो सारे कोडोमेन एलिमेंट्स को प्री इमेजेस है, तो ये ऑन टू है। सो मेनी वन ऑन टू। समझ में आ रहा है? ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। मेनी वन इनटू भी हो सकता है। अगर यहाँ पे और एक एलिमेंट हो जाता तो 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, वो इनटू हो जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? अगर सारे डोमेन एलिमेंट्स के सेम इमेज हो रहा है, मान लो कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है और 3 का इमेज भी ए ही है, all domain elements having same image, same pairing, such a function is called as a constant function। अब ये याद में रखे, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज जो है वो 1 ही है, एक ही एलिमेंट होगा रेंज में। क्या है मतलब रेंज का? याद में रख लीजिएगा, रेंज बोले तो इट इज कोडोमेन एलिमेंट्स हैविंग प्री इमेजेस और पेयर्स। सो जिस कोडोमेन एलिमेंट्स का पेयर नहीं है वो उसको रेंज में इंक्लूड नहीं करना है। अब बताओ, ऐसे कोई कोडोमेन एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है, इसका पेयरिंग नहीं है? नहीं। सो रेंज इसका रेंज क्या है? बस ए। इसका रेंज क्या है? बस ए ही है। समझ में आ गया समझ में? सो चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नोट पे। सो ऑल कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मेनी वन भी है, पर ऑल मेनी वन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 कॉन्सेप्ट बचा है, एक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और दूसरा
फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। पहले देखते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो क्या है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन? सी, जब भी आपको फंक्शन ए ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से दिया होता है, सो बस आपको डोमेन एंड को डोमेन एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके लिखना है, बस यही है इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब आप देख सकते हैं 1,2 के जगह 2,1 आ गया, 2,3 की जगह 3,2 आ गया, 4,5 की जगह 5,4, 3,6 की जगह 6,3। ये है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और इनवर्स ऑफ फंक्शन और एक तरीके से भी पूछ सकते हैं आपको। सो एफ ऑफ एक्स दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। जब भी आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, जब भी आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, बस आपको क्या करना है, जहां पे भी x है x को वहां पे रख लेना है, बाकी सब यहां पे लेके आना। एफ ऑफ एक्स माइनस 9 और 5x के साथ, x के साथ 5 है, वो 5 कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। मान लो कि 9 को वहां पे लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा, यहाँ पे 5x रह जाएगा, पर 5 जो है वो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। बस आपको ये करना है, कीप x on one side, everything else on the other side। अब देखो जो भी मैं n सर्कल किया हूं वही है f इनवर्स ऑफ x, पर ये याद में रखना जहां पे भी f ऑफ x है उसको x से रिप्लेस करना है, उसको x से रिप्लेस करना है। सो x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 इज द आंसर। सो f ऑफ x को x से रिप्लेस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन देना चाहूंगा बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल 2। ले लो एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 to the base 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 to the base 4। ये याद में रखिए, देख लीजिएगा, जब भी लॉग दे, मतलब ये एक्स होना चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी, लॉग एक्स टू द बेस 3 लेट्स से। सी, हमें क्या करना है, x को एक तरफ से रखना है, बाकी सब को एक तरफ से रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, x को बस सिर्फ x को एक तरफ से रखना है, बाकी टर्म्स को सेपरेट करके लिखना है। पर यहाँ पे x जो है वो लॉग के अंदर है। सो लॉग को कैसे एलिमिनेट करें, आपको तो पता है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट लॉग इनटू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में पहले क्या होना चाहिए, बेस। जो लॉग का बेस है वही एक्सपोनेंट का बेस है। अब पावर लिखना है, कौन सा है पावर, जो वैल्यू है लॉगरिथम का वही है पावर, एंड दैट इज इक्वल टू x। आ गया समझ में, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये ही हमारा f इनवर्स ऑफ x है। पर क्या करना चाहिए आपको, f इनवर्स ऑफ x विल बी जस्ट सिंपली इक्वल टू 3 पावर, मैंने क्या बताया, जहां पे भी f ऑफ x है उसको क्या करना चाहिए, x से रिप्लेस करना है। सो 3 पावर x है, यही है f इनवर्स ऑफ x। मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम देना चाहूंगा। सो यहाँ पे ध्यान से सुने। सो जब भी आपका क्वेश्चन f ऑफ x जो है वो ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी के फॉर्म में है, सो अब मैं आपको कन्वेंशनल मेथड नहीं है बल्कि शॉर्टकट दे देता हूं, एक ही स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। f इनवर्स ऑफ x जो है वो dx माइनस बी अपॉन a माइनस cx है। सो जो भी यहाँ पे साइन है उसी साइन लिखना है आपको, dx माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस cx। a है शॉर्टकट जब भी क्वेश्चन ये फॉर्म में है। पहले आप देख सकते हैं f ऑफ x को ये फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस 3, करेक्ट है ना। पहले x वाला टर्म लिख दो, सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस 3। अब बताओ f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा इसका, dx, d के वैल्यू क्या है 3 इंटू एक्स इज 3x ही है, माइनस b के वैल्यू क्या है 3, सो 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x ही ये है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 माइनस c वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x in the denominator, coefficient of x is -1, so minus of -1 becomes a +1, 1 into x, so 1x। so ये है f इनवर्स ऑफ x। इसको कन्वेंशनली सॉल्व करना है तो क्या करना है आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स
बाद में क्या करना है आपको, x वाले टर्म्स को कंबाइन करना है। 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स। इसमें क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 3, अब x को कैसे लिखते हैं, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इसी को लिखना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स में, पर जहां पे भी एफ ऑफ एक्स है उसको एक्स से रिप्लेस करना है। सो 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। देखो वही आंसर है। सो एक ही स्टेप में हम लिख सके क्योंकि हमें शॉर्टकट पता है ना। सो आपको चाहे और एक क्वेश्चन चाहिए तो मैं और एक क्वेश्चन देके समझाऊंगा शॉर्टकट के हिसाब से। सो क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स, if f of x is equal to 5x plus 7 divided by 5x minus 7 ले लेते इस समय, divided by 3x plus 8, हमें f inverse of x चाहिए। शॉर्टकट क्या है इसका, dx minus b divided by a minus cx। बताओ d के वैल्यू क्या है, 8 इंटू एक्स एज इट इज। अब b के वैल्यू क्या है, -7, क्योंकि जनरल फॉर्म में ax प्लस b है, b के जगह -7 है। माइनस ऑफ माइनस बिकम्स व्हाट, +7। अब a के वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर इज 5, माइनस c के वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर व्हिच इज 3। सो 8x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3x। अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन? देखो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन। अब देखो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स पूछा गया है, बस जहां पे भी एक्स है वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। सो 5 इंटू 3 प्लस 12, 5 3s are 15 plus 12 27। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ 5x। अब 5x को अंडरलाइन कर दो, जो भी अंडरलाइन आप कर रहे हो उसको x मानना है। अब कैसे दिख रहा है ये, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जो भी अपने अंडरलाइन किया उसको x मानना है, वो एफ ऑफ एक्स जैसे दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x प्लस 12। मैं एम्प्टी ब्रैकेट इसलिए लिखा हूं क्योंकि मेरा x नहीं है बल्कि जो भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूं। सो x के जगह में 5x लिखना है। अब क्या हो जाएगा, 25x प्लस 12, ये है रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x प्लस 7, g ऑफ x भी दिया गया है, आपको फॉग फाइंड आउट करनी है। फॉग का मतलब ये है आउटर जो भी है वो बाहर रहना चाहिए, और फॉग का मतलब f ऑफ g ऑफ x। सो f ऑफ g ऑफ x, जो भी आउटर है उसको छोड़ के जो भी अंदर है उसको अंडरलाइन करना है। जो भी हम अंडरलाइन करते हैं उसको x मानना है। अब ये कैसे दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स, सी फॉग बोले तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर ये गॉफ होता तो वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता, अगर वो फॉफ होता वो एफ ऑफ एक्स हो जाता। समझ में आ रहा है, फॉग बोले तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। सो जी ऑफ एक्स को मैं एक्स मान के अंडरलाइन किया, सो ए एफ ऑफ एक्स है। अब मुझे ये कंसिडर करना है क्योंकि आउटर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब 2 इंटू एक्स प्लस 7, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो 2x प्लस 7 है। अब मुझे एफ ऑफ एक्स मतलब x के जगह में क्या लिखना है, g ऑफ x लिखना है। x के जगह g ऑफ x लिखना है। व्हाट इज माय g ऑफ x, 4x माइनस 10। बस रिमूव द ब्रैकेट्स, 2 इंटू 4x इज 8x, 2 इंटू 10 is 20 प्लस 7, देयरफॉर 8x माइनस 13 इज द रिजल्ट। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। सी मैं ज्यादा थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो चाहिए वही मैं आपको बताने वाला हूं। सो लिमिट टेंड्स टू x टेंड्स टू a। लेट मी टेल यू दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a। लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या है, मान लो कि ये वैल्यू 2 है, x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2। इसका मतलब है x कैन बी, अगर मान लो कि ये 2 है तो x कैन बी 1.999 वेरी क्लोज टू 2, और 2
2.0001 which is very close to 2, वो है x टेंड्स टू 2 का मतलब, x टेंड टू a का मतलब। सो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेंगे लिमिट्स के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस है तो आप दो फंक्शंस को स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे। सो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं दोनों फंक्शन को सेपरेटली एंड दोनों फंक्शंस को ऐड भी कर सकते हैं। सो सेम अप्लाइज फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड द सेम अप्लाइज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन एंड द सेम अप्लाइज फॉर द डिवीजन फॉर द टू फंक्शंस। अब लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट थिंग, इफ अ फंक्शन इज अ कांस्टेंट वन, सो वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो x पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर लिमिट के अंदर कांस्टेंट भी है और फंक्शन भी है, सो कांस्टेंट को बाहर रखना है, बस f ऑफ x को लिमिट के अंदर लिखना है। ये कुछ रूल्स है लिमिट्स के, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये याद में रख लीजिएगा, जब भी जो x वैल्यू आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, ऐसा करना है ताकि वो 0/0 ना आ जाए। अगर 0/0 आ रहा है तो जो फंक्शन जो है उसको सिंप्लीफाई करना है पहले, बाद में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। पहले क्या है, आपको ऐसे वैल्यू ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करना है ताकि वो 0/0 ना आ जाए। 0/0 का मतलब है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सो 0/0 को अवॉइड करना है बस। यहाँ पे देखो, अगर x टेंड्स टू 3 मतलब x इज वेरी क्लोज टू 3, आप x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या ये आपको 0/0 आएगा? नहीं। 4 3 12, 12 प्लस 5 इज 17। ये आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर x टेंड्स टू 3 हो तो 3 minus 2, so 1/1 which is 1। so यहाँ पे भी 0/0 नहीं आ रहा है, 0 आ सकता है, इंफिनिटी भी आ सकता है, पर 0/0 नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होगा अगर मैं x वैल्यू -3 रखा तो। सो -3 का स्क्वायर क्या है? +9। 7 इंटू -3 -21 प्लस 12 अपॉन -3 प्लस 3। आप देख सकते हैं 9 प्लस 12 तो 21 है, 21 माइनस 21 0 है, और -3 प्लस 3 0 है। आपको 0/0 आ रहा है अगर x वैल्यू स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करे। मैंने क्या बताया आपको, ये सिंप्लीफाई करना है, बाद में लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने बताया, मतलब ये इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है हमने इक्वेशन में डिस्कस किया है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना। 12 है ना, 12 है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब फैक्टर्स बताओ था कि ऐड करने से मिडिल वाला टर्म 7 मिल जाए, 3 एंड 4। हम रूट्स फाइंड नहीं कर रहे हैं बल्कि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। सो इसका फैक्टर्स क्या है? लिमिट x टेंड्स टू -3, x प्लस 3 एक फैक्टर है और x प्लस 4 दूसरा फैक्टर है। सो x² प्लस 7x प्लस 12 को हम फैक्टराइज कर दिया और x प्लस 3। अब बताओ x प्लस 3 कट जाएगा। अब सब्सटीट्यूट करके देखो x वैल्यू -3, सो -3 प्लस 1, क्योंकि x प्लस 4 ही बचा है। आंसर क्या है इसका? 1। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। सो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ भी सकता है। लिमिट x टेंड्स टू n, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a विल बी n इंटू a पावर n माइनस 1। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसके ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 3, x पावर 3 माइनस 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सो आप देखो, क्या इसको हम ये फॉर्म में रियलाइज कर सकते? यहां बिल्कुल। कैसे? 27, सो सेकेंड टर्म जो है आप देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, x क्यूब माइनस 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x माइनस a। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे फॉर्म में है। अगर ऐसे फॉर्म में आ गया तो आंसर क्या है? n इंटू a पावर n माइनस 1। n के जगह क्या है? पावर के जगह 3 है, सो 3 आ गया। और ये के जगह क्या है? ये जहां पे भी ये है वहां पे हमें 3 है, सो 3 पावर ये n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या है? 2। अब देखो 3 स्क्वायर तो 9 है, 9 माइनस 3, 9 इंटू 3 27, सो 27 है इसका आंसर। आ गया समझ में? समटाइम्स, और एक एग्जांपल दे देता हूं, समटाइम्स लिमिट x टेंड्स टू -3, इट इज x क्यूब प्लस 27 है डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है। जब भी क्वेश्चन ऐसे आ गया, सो पर एक्चुअल फॉर्म में देखो इन बिटवीन माइनस है। जब भी माइनस है, सो पहले माइनस में कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू -3, x क्यूब माइनस ऑफ -27, क्या ऐसे लिख सकता हूं? और x प्लस 3,
x माइनस ऑफ -3। अब देख सकते हैं जो भी ये वैल्यू है वो -3 वहां पे जाके बैठा है, और -27 को आप -3 लिख सकते हैं क्योंकि वो -27 ही है। सो हम इसको वो फॉर्म में रियलाइज कर सकते हैं, और फॉर्मूला क्या है इसका, n इंटू ए पावर n-1। n के वैल्यू क्या है, पावर में 3 है, और ये के वैल्यू क्या है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है -3, और n-1, 3 - 1 क्या है 2। अब 3 स्क्वायर है 9, 9 3 27। आ गया समझ में। चलिए देखते हैं सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट। सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज log a टू बेस e। और सेकंड एंड थर्ड आप चाहे देखें तो दोनों सेम ही है, क्योंकि अगर सी ये है तो log a टू बेस e है, e है तो log e टू बेस e है। log e टू बेस e क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक्चुअली देखिए तो दोनों सेम ही है। एक्चुअली ये जो है वो log e टू बेस e है, क्योंकि ये है तो log e टू बेस e आ जाएगा, अगर e है तो log e टू बेस e। log e टू बेस e का वैल्यू क्या है 1, इसलिए 1। एंड ये स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करने के लिए x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और जो भी पावर में ये के पावर में है वो ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ पे भी जो भी e पावर का है, e पावर में है वो ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x, नहीं तो a पावर x ही ले लेते, लेट्स टेक 5 पावर x, 5 पावर 3x ले लेते, 5 पावर 3x -1 बाय x। अगर चाहे अब चेक कर सकते हैं, ये 5 जो है वो बेस जो है वो कांस्टेंट है, वो ये जैसे दिख रहा है क्योंकि ये जो है वो कांस्टेंट है। सो डेफिनेटली ये पावर x -1 बाय x फॉर्म में है, पर ये याद में रखे कि जो भी पावर में है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर में 3x है? नहीं। सो क्या करोगे, वो 3 को लेके आना है। अगर 3 को लेके आओगे तो पहले आपको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है और 3 को डिवाइड करना है। डिवाइड करें तो 3x यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म में आ गया। पर जब भी लिमिट के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं। सो 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका रिजल्ट क्या है, log a टू बेस e। a के जगह 5 है, सो log इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, log 3 इंटू log 5 टू द बेस e, क्योंकि a के जगह 5 है। समझ में आ रहा है। सो देखो जो भी पावर में है ना वो सेम डिनोमिनेटर में रहना चाहिए, अगर नहीं है तो वहां पे मॉडिफाई करके लेके आना चाहिए वो कोएफिशिएंट ऑफ x को। समझ में आ गया। ये दोनों फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फोर्थ वाला बस फॉर्मूला याद में रखे, इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर बस फॉर्मूला याद रखे। बट 5th एंड 6th के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकता है। 5th एंड 6th के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाय x होल पावर x इज इक्वल टू e। एंड 6th में भी रिजल्ट e है, पर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है। सो x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ब्रैकेट के अंदर 1 बाई x होगा, x टेंड्स टू 0 है तो ब्रैकेट के अंदर x होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर 1 बाई x है तो पावर में x होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर x है तो पावर में 1 बाई x होगा। सो रिजल्ट दोनों का e है। ओके चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों का। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5 बाई x होल पावर x। ओके देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे है इसका रेसिप्रोकल ही पावर में होना चाहिए। 1 बाई x है तो पावर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट e होगा। क्या यहाँ पे 1 बाई x है? नहीं है, 5 बाई x है। अगर यहाँ पे 5 बाई x है तो पावर में भी x बाई 5 होना चाहिए। यस और नो, पावर में भी x बाई 5। कहा कैसे वो x बाई 5 लेके आ सकते हैं आप, देखो मैं x बाई 5 लिख दिया। अब 5 को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, होल पावर 5, क्योंकि 5 कटेगा है ना। सो 5 कट जाएगा। सो मुझे यहाँ पे x बाई 5 चाहिए था ताकि मैं इस लिमिट का रिजल्ट e लिखूं, है ना। e पावर होल पावर में क्या है 5। सो आंसर इसका e पावर 5। समझ में आ गया। सो जो भी ब्रैकेट के अंदर है पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट e है। 1 बाई x है तो x ही होना चाहिए, 5 बाई x है तो x बाई 5 होना चाहिए, इसलिए x बाई 5 लिखा, होल पावर 5 लिखा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वन, सो सेवेंथ वन ले लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये बाय x पावर n। जब भी x डिनोमिनेटर में है और x का पावर कुछ भी हो, इसका रिजल्ट जीरो ही निकल के आएगा। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ध्यान से सुनो, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, याद में रखे कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है न्यूमरेटर में, उसको बाहर लेके आ जाना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, x क्यूब। सो x क्यूब को बाहर लेके आ जाओ। फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, 1। सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा, 3/x, क्योंकि उसमें सेकेंड टर्म में बस x स्क्वायर था, सो 3/x करना जरूरी है, तभी x क्यूब इंटू 3/x 3x स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड टर्म में क्या है, 5/x स्क्वायर है, क्योंकि इसमें बस x था, हमने x क्यूब को बाहर ले लिया। लास्ट टर्म में क्या है, 9/x क्यूब, क्योंकि इसमें बस 9 था, हमने x क्यूब बाहर ले लिया। सो अब सेकेंड डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए, कॉमन क्या है, x क्यूब है, सो उसको बाहर लेके आ जाओ। सो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाता है, 2, सेकेंड टर्म में 5/x, थर्ड टर्म में 7/x स्क्वायर, और लास्ट टर्म में क्या बच जाता है, लास्ट टर्म में 12/x क्यूब। अब ध्यान से सुने कि ये 3/x या 5/x स्क्वायर या 9/x क्यूब, क्योंकि x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये बाई x पावर n क्या है, 0 है। सो वो तीनों 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी ये तीनों 0 हो जाएगा। क्या बचा है, x क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है, 1 इन द न्यूमरेटर 2 इन द डिनोमिनेटर, रिजल्ट है 1/2। समझ में आ गया। सो मैं आपको और एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करना चाहूंगा। अब देखिए, लिमिट में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, लिमिट 2x माइनस 1 होल पावर 30, पर यहाँ पे x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। मैंने क्या बोला, x का हाईएस्ट पावर जो है उसको बाहर लेके आ जाओ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे x इज ओनली पावर इज ओनली 1, नहीं, x का पावर होल पावर है ना 30 है, सो x पावर 30 बाहर लेके आ जाओ। सो 2x में क्या बच जाता है, वो पावर x पावर 30 बाहर लेके आ गया, और ये 2 बच जाएगा, माइनस 1/x बच जाएगा होल पावर 30, है ना। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, x बाहर लेके आ जाओ, 2 माइनस 1/x, पर ये विद इन द पावर c है, सो होल पावर 30। वैसे ही सेकेंड टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, x को बाहर लेके आ जाओ, 3 माइनस 1/x होल पावर 30, और डिनोमिनेटर में देखो x को बाहर लेके आ जाओ, 2 प्लस 4/x होल पावर 60। अब ध्यान से सुनो, x पावर 30 न्यूमरेटर में है, x पावर 30 यहाँ पे भी है, सेकेंड टर्म में भी है, और क्या बच जाएगा, से देखो 2 माइनस 1/x होल पावर 30 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1/x होल पावर 30 फ्रॉम द सेकेंड टर्म, and x power whole power 60 is x power 60, 2 plus 4/x whole power 60 in the denominator। अब क्या हो जाएगा, x power 30 into x power 30 क्या है, x power 60, वो x power 60 से कटेगा। अब ध्यान से सुनो, क्या बच जाएगा, 1/x तो 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 2 पावर 30, 3 पावर 30 divided by 2 power 60। अब 2 power 30 divided by 2 power 60 is nothing but 1/2 power 30, है ना। अब 3 power 30 है और 2 power 30 डिनोमिनेटर में है, so as a result it is 3/2 whole power 30। ये है रिजल्ट, समझ में आ गया। so, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज कंटिन्यूटी। क्या है कंटिन्यूटी, याद में रखें कि किसी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तो वो फंक्शन का LHL एंड RHL दोनों बराबर होना चाहिए, और वो f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। मैं बता दूंगा LHL क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस बोले तो वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, a माइनस बोले तो जस्ट लेस देन a।
लिमिट इसको LHL बोलते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू A प्लस मतलब जस्ट मोर देन A, सो विच इज कॉल्ड एज RHL। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है और इक्वल टू f ऑफ a है, तब हम उसे बोलते हैं इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, देन आप बोल सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। कब बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और o किसके बराबर है? f ऑफ a के बराबर है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर। if f of x is equal to e power 3x minus 1 by 3 by x, for x not equal to 0 and k for x equal to 0, is continuous at x is equal to 0, then find k। सो यहाँ पे कहा गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ पे? x इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो कंडीशन क्या है? LHL एंड RHL दोनों बराबर है। यहाँ पे LHL एंड RHL कौन सा है? जहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया है ना, नॉट इक्वल टू मतलब वो a माइनस मतलब 0 माइनस भी हो सकता है या 0 प्लस भी हो सकता है। ये ही हमारा LHL और ये भी हमारा RHL। सो आपको ये पता चला कि LHL एंड RHL दोनों बराबर है। क्या वो मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। f ऑफ a क्या है? मतलब जब x इज इक्वल टू a हो जाए, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? a के वैल्यू 0 है। सो f ऑफ a क्या है यहाँ पे? f ऑफ a के वैल्यू k है। अब देखो LHL इज इक्वल टू RHL क्या दे के रखा है? लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 बोले तो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 माइनस भी हो सकता है, 0 प्लस भी हो सकता है। e पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इट इज इक्वल टू व्हाट? k। अब बताओ ये कौन से फॉर्मूला है? एक्सपोनेंशियल है। सो अगर पावर 3x है, यहाँ पे भी 3x आना चाहिए, है ना? पावर 3x है तो यहाँ पे भी 3x आना चाहिए। सो मैं पहले 3 को मल्टीप्लाई करता हूं और ये 3 को डिवाइड करता हूं, सो बैलेंस हो जाता है। अब इज इक्वल टू k है। बताओ ये इसका रिजल्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x इज log e टू बेस e विच इज 1, सो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k के वैल्यू है। और एक एग्जाम्पल चाहिए इसका, चलिए देखते हैं और एक एग्जाम्पल। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 plus 5x 1 plus 6x whole power 1 by x for x not equal to infinity, 2k for x is equal to infinity. Find, so it's not equal to infinity, it is not equal to 0, sorry, it is not equal to 0. 6k for x is equal to 0. The function is, it is continuous. They only said it is continuous at x is equal to 0. Find k. कंटिन्यूअस है तो क्या है? LHL शुड बी इक्वल टू RHL। यहाँ पे LHL एंड RHL क्या है? ये वाला है। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 है। क्या दिया गया है? 1 plus 6x होल पावर 1 by x। स्टैंडर्ड लिमिट क्या है इसका? और दैट इज इक्वल टू k। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फंक्शन f ऑफ a, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a क्या है? 6k। अब बताओ इसका स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x होल पावर 1 by x, करेक्ट है?
1 प्लस एक्स होल पावर 1/x, जहाँ यहाँ पे जो भी है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए न्यूमरेटर में, मतलब पावर में, उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में। अब बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस सिक्स एक्स होल पावर 1/6x होना चाहिए। अब सिक्स तो मल्टीप्लाई किया x के साथ, अब क्या होना चाहिए, होल पावर 6 तो करना है, तभी 6 and 6 कटेगा, है ना, तभी आपको 1/x मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6k। अब इसके रिजल्ट क्या है, e, सो e पावर 6 इज इक्वल टू 6k। अब क्या होगा, k इज इक्वल टू e पावर 6/6, ये है रिजल्ट। समझ में आ गया। सो स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x इज e, ये वाला है हमारा स्टैंडर्ड लिमिट, वही इस्तेमाल किया। 6x था, उसका रेसिप्रोकल 1/6x हो जाना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई विद 6 एंड डिवाइडमेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया। पावर्स में है तो ऑब्वियसली पावर्स रेज करना है। समझ में आ गया, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विथ the chapter set relation functions and continuity and limits also, right? So if you are thorough with these concept, अगर आपको ये concept ठीक से आता है तो easily you can solve the questions, okay? So next chapter देखते हैं।